हाँ ले लेना बेटा। ये अपने पास ऊपर, ये अपने ऊपर वाले। ओके बच्चों, जी हाँ, तो आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज कंटेंट वाले पार्ट में अपना आखिरी लेक्चर है। कंटेंट वाले पार्ट के हिसाब से आज अपना आखिरी लेक्चर है। जिस टाइमलाइंस पे हम लोग ने वर्क किया था उस टाइमलाइन से पहले, अगर आपको याद हो तो फेस टू फेस बैच में मैंने बोला था कि शायद 28 तक के जाएगा, पर कंटेंट वाला पार्ट हमने उसके पहले खत्म कर लिया, तो उस बात की आपको बधाई हो। एंड हाँ, बट ये फास्ट ट्रैक यहाँ पे हम खत्म नहीं कर रहे, राइट। अगर आप CMA स्टूडेंट है तो इसके आगे आपके कुछ टॉपिक्स मैं डालूंगा जो एडिशनल टॉपिक्स है वो आप देखेंगे। CA इंटर वाले हैं तो पहले आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट कर लीजिए। कंप्यूटेशन जहां खत्म होगा उसके आगे CMA वालों का पार्ट चालू होगा। तो कंप्यूटेशन वाले पार्ट तक के तो वैसे भी उनको एप्लीकेबल है, तो कंप्यूटेशन वाला पार्ट तक के सब कॉमन रहेगा। बोलो हाँ, यस। द लास्ट थिंग वी डिड येस्टरडे वाज ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। बोलो हाँ, यस और नो। ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। अच्छा, मेनी ऑफ यू, ऐसा हो सकता है मेनी ऑफ यू कि फास्ट ट्रैक ओवर हो गया तो लेटेस्ट प्लान, चलो हो गया काम खत्म, घर ही जाऊं। आई वुड रिकमेंड जहां इतने दिन रुक गए वहां 2-3 दिन से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पॉसिबल है तो, बट एटलीस्ट क्या होगा कि कंप्लीट हो जाएगा। एंड सपोज अगर आप जा भी रहे हो फॉर एनी रीजंस तो मेक श्योर कर लेना कि ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि मतलब हाथी गया और पूछ रह गया वैसी वाली चीज मत कर लेना। यस, यहां पे हाथी मतलब मैं खुद था और पूछ मतलब सिलेबस, बराबर ना? ईज और नॉट। तो कल हमने क्वेश्चन नहीं किया था किसके ऊपर, 35 AD के ऊपर, इसके AMT के ऊपर। मैं चाहता हूं हम एक क्वेश्चन करें AMT के ऊपर। बोलो हाँ, यस। चलो आओ, एक एग्जांपल लिखो AMT के ऊपर। एक एग्जांपल लिखो AMT के ऊपर। झंडू LLP has a total income of rupees 32 lakh after taking deduction under section 35 AD of rupees 17 lakh, which is plant and machinery acquired for specified business. Acquired for specified business. Specify the AMT liability specify the AMT liability बताइए भाई साहब क्या करेंगे? सबसे पहले अति निकाला जा सकता है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले निकालो एडजस्टेड टोटल इनकम, बराबर ना? एडजस्टेड टोटल इनकम, बोलो एडजस्टेड टोटल इनकम
सबसे पहले क्या लोगे बेटा, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी बची थी, 32 लाख बराबर। इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या बेटा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। कितना क्लेम किया बेटा आपने, 17 लाख। लो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसको आया टोटल 32 लाख प्लस 17 लाख, इज इट 49 लाख। इस 49 लाख में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन अज्यूमिंग asset is used for more than 180 days, ठीक है। क्या मैं कर सकता हूं, 17 लाख इंटू 15%। सर 15% आपने कहां से लिया सर, प्रॉब्लम में तो ये दिया भी नहीं था सर। इज इट 2,55,000 ब्रो। व्हाट इज ATI ब्रो, 46,45,000 बराबर। 46,45,000 तेरा एडजस्टेड टोटल इनकम बना। इसका कितना परसेंट लेना है, 18.5%। सो 46,45,000 इंटू 18.5%, इज इट 859,325। इसमें ऐड करेंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%। अच्छा याद रखिए, एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं है तो हमें सरचार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, वो 50 लाख से ऊपर होती तो भी नहीं लगाते, पूछो क्यों। अरे झंडू, इसीलिए तो नाम तेरा ही लिखा, LLP है। 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लगता। फंस गए फिर से, फिर मार लिया अटेम्प्ट, आ गया स्वाद, इसलिए तेरा नाम ही यहां पहले लिखा, झंडू LLP। समझ में आया क्या गड़बड़ किया, तो आ सकता था। 60 लाख भी होता तो सरचार्ज नहीं आता, हाँ 1 करोड़ के ऊपर होता तो सरचार्ज आता। कल का जात काय नाही बाबा, माझं लग्न करा। गाली खाने काम करते और क्या। बोल बेटा कितना, इज इट 893,698। ये आपका क्या बन गया बेटा, बोलो जल्दी, AMT। एक मिनट, आपको नहीं लगता अभी इसे राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि AMT ही हमारा टैक्स है, तो टैक्स को भी राउंड ऑफ करते हैं। सो 893,698 की जगह 893,700 आएगा क्या बेटा। बहुत हार्ड है ना AMT, समझ रहे कितना हार्ड है AMT। जबरदस्ती छोड़ के जा रहे थे, अरे कुछ होना तो चाहिए उसको छोड़ के जाने के लिए। उसमें ऐसे टॉपिक को फटाफट निपटाते बेटा पहले। कल का कदम, सर कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है यूट्यूब पे। कल का लेक्चर क्यों नहीं हुआ, हुआ है कल का लेक्चर भी यूट्यूब पे तो लिया। अच्छा हेडिंग गलत हुई है, ओके ठीक है, शायद हेडिंग गलत है, मैं रेक्टिफाई करवाता हूं उस हेडिंग को। इज दिस डन बच्चा, खत्म। मूव ऑन करते हैं, क्योंकि मूव ऑन करना जरूरी है। मूव ऑन करते हैं, द लास्ट चैप्टर, कंटेंट का लास्ट चैप्टर, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। बेटे इसके बाद याद रखना ये लास्ट चैप्टर इसलिए क्योंकि इसके बाद का जो स्टॉप होगा वो सीधा टॉप होगा। इसके बाद का जो स्टॉप होगा वो सीधा टॉप होगा। अब इसके बाद अपन सीधा कहां मिलने वाले, फाइनल्स। यस और नो। और तुम लोगों का फाइनल्स कब आएगा तुम्हारे हिसाब से, तुम लोग का फाइनल्स कब आएगा, तुमको आइडिया भी है थोड़ा बहुत। 2025। यस, अगर तुम्हारा मई था अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट अगर तुम्हारा मई था, वहां से लगभग 3 साल पकड़े जाते हैं। तो 2022 से लेकर के 25 के अंदर में तुम्हारा अटेम्प्ट आता है। अभी तुम्हारा अकॉर्डिंगली नवंबर 25 आना चाहिए। यस, और उसमें भी अगर न्यू स्कीम लागू हो जाती है तो तुम मान के चलो कि शायद 2024 में ही हम वापस मिल जाएं और तुम्हें तुरंत इसके बाद वापस से आर्टिकलशिप के साथ साथ वापस अपन बैच बना के तुरंत एक और फाइनल की बैच में बैठे रहे अपन। ये भी पॉसिबिलिटी है। जाना है ना फाइनल में, पक्का ना, हाँ याद रखना। उसकी भी फास्ट ट्रैक बैठेंगे क्या अपन,
उसके रेगुलर रेगुलर में बैठना पड़ता तुमको, ठीक है। और तुमको पता है क्या, तुम्हारे साथ साथ सीए फाइनल का भी फास्ट ट्रैक इवनिंग में फ्री चालू है सर। उनको 43 टॉपिक्स है, पीजीबीपी जैसे 4 टॉपिक है उधर, पीजीबीपी जैसे कितने टॉपिक है, 4, टीपी, एनआर, टैक्सेशन, पीजीबीपी खुद, ये सब नो सर। तो फिर यही लेवल के है हाँ, बुरा, उससे भी बुरा। चलो ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, और इसी के साथ साथ हम कुछ और सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 69 की सीरीज। अब जरा समझिए, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, आपको 2 अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम दिया हुआ है, सुन अच्छे सुन, देखो 2 अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम दिया हुआ है। वैसे लॉजिकली अगर बात की जाए, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम किस किस के लिए है, सबसे पहले कंपनी के लिए है, सेक्शन 115 बी ए, 115 बी ए बी, ये ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है कंपनी के लिए। लेकिन हमारे मॉड्यूल कहते हैं कि भैया ये सब कहां कवर्ड है, फाइनल्स। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115 बी ए डी बैड, 115 बी ए डी, ये आपको कवर्ड है, ये आपको क्या है, कवर्ड है। और फिर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ्स के लिए आपको एक और सेक्शन दिया हुआ है 115 बी ए सी, और ये भी आपको कवर्ड है। ये यहां तो कवर्ड है ही, फाइनल में भी कवर्ड है। मेक सेंस? सो लॉजिकली ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के अंदर में तुमको जो पूछा जाएगा वो ये होगा। अच्छा, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के ऊपर आपको कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, दे विल गिव यू अ क्वेश्चन, आस्क यू टू कंप्यूट द टैक्स, उसके नीचे का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ऑल्सो कंप्यूट एज पर 115 बीएसी। नाउ जब भी आपको टैक्स निकालने के लिए बोला जाए, राइट, आपको प्रॉब्लम क्लियर कट लिख के देगा, वेदर यू हैव टू ऑप्ट फॉर 115 बीएसी और नॉट। आई मीन टू से, अगर एक ही प्रॉब्लम है और एक ही प्रॉब्लम में आपको टैक्स निकालना है, तो प्रॉब्लम विल सर्टेनली क्लैरिफाई वेदर यू नीड टू कंप्यूट टैक्स एज पर 115 बीएसी और नॉट। ये प्रॉब्लम आपको क्लियर कट बता देगा। और अगर एग्जामिनर का इंटेंशन रहेगा कि भैया आपको से दोनों निकलवाने हैं, तो पहले वो आपको टैक्स लायबिलिटी लिखेगा, दूसरे केस में वो आके बोलेगा कंप्यूट एज पर 115 बीएसी। तो ये बहुत क्लियर है। सर आपको क्या एक्सपेक्टेड है, अगर 115 बीएसी पूछा भी तो किस चैप्टर के साथ पूछा जा सकता है? पहला 80% प्रोबेबिलिटी मेरे को लगती है इसको सैलरी के साथ पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट सैलरी के साथ है। 115 बीएसी में जितने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स होने हैं वो सैलरी के साथ है। सेकंड प्रायोरिटी पे बनता है एचपी, क्योंकि एचपी में आईओबीसी और सेट ऑफ लॉसेस को लेकर के इसका एडजस्टमेंट है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी पे आता है पीजीबीपी। यानी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया सर आपको क्या लगता है किसके ऊपर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये सैलरी के ऊपर सबसे ज्यादा बनती है। क्लियर है मालिक? तो सैलरी के ऊपर इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो सैलरी कॉन्सेप्ट को इसके साथ अच्छे से रिवाइज करना। यस, जब सेल्फ स्टडी करते रहोगे इसके बाद इफ एनी, राइट, तो सैलरी के बाद तुरंत 115 बीएससी पढ़ लेना, ये कभी भी ज्यादा बेटर रहेगा। यस, हाल फिलहाल में तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम पहली बार इसे पढ़ रहे हो। 115 बीएससी, 115 बीएससी के पीछे का एक छोटा सा हिस्ट्री सुन लो। 2019 में ऐसा एक्सपेक्टेड था कि सब लोग, जैसे इस बार भी एक्सपेक्टेड था, निर्मला सीतारमण जी क्या बढ़ाएगी, बेसिक स्लैब लिमिट्स बढ़ा देगी। यस, कुछ फैक्ट्स एंड मिथ्स। 1 फरवरी 2023 को जो आप लोगों को निर्मला सीतारमण जी ने 5 लाख का 7 लाख कर दिया है एंड मैंडेटरी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम दे दिया है, ये सब तुम पे कुछ एप्लीकेबल नहीं है, वो सब 2024 के लिए एप्लीकेबल है। यस, तब तक तुम फाइनल में रहोगे तो ये तुम्हारे ऊपर कुछ एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, नवंबर 23 वाले भी अगर तुम्हारा अटेम्प्ट है, दिसंबर 23 अटेम्प्ट भी है, तो भी वो तुम पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सीधा 24 के लिए एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ये हर साल आप डिसाइड करते हो आपको ऑप्ट करना है या नहीं। अगर आप बिजनेस में हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप बिजनेस में हैं, आपने एक बार ऑप्ट कर दिया, आप ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम वापस आ सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो स्कीम से बाहर। अदरवाइज वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। सो अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू करना है। विड्रॉ करना भी चाहते हो स्कीम से, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम आप विड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज यही स्कीम के साथ आप आयुष्य भर कंटिन्यू रहोगे। अगर आप बिजनेस में नहीं है, अगर आप बिजनेस में नहीं है, तो ऐसे केस में हर साल रिटर्न भरने से पहले आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी और नॉट, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी और नॉट। अब आप ये पूछेंगे सर
हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि 115 बीएससी ऑप्ट करना है? आइए आपके सामने थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करके। जैसे आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया 23-24, टैक्स पेयर आपने सिलेक्ट किया, आप इंडिविजुअल है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है वेदर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी। आपने यहां पे जैसे ही यस कर दिया ऑटोमेटिकली यू ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। समझ में आई बात? ऑटोमेटिकली यू ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। तो मतलब इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरो, एप्लीकेशन दो, फिर ईओ के पास जाओ, ये को बोले दे रहा है, ऐसा नहीं रहता। समझ आने वाला ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। दिल डायरेक्टली आस्क यू आप ऑप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऑप्ट कर रहे हो तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। यहां पे तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं। सो इधर दे विल से यस और इधर दे विल से नो। समझ आ रही बात? मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऑप्शन इधर नहीं आता। क्लियर है? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, असेसी अगर बिजनेस है, वन सिलेक्टेड ऑलवेज सिलेक्टेड, ओनली वंस विड्रॉल। अदरवाइज आप हर साल डिसाइड कर सकते हैं विच इज बेनिफिशियल टू यू, नॉर्मल टैक्स स्कीम और अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। सर व्हाट अबाउट एएमटी? एएमटी आया तो अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेटिव आया तो एएमटी नहीं, याद है ना? ये दोनों में से कोई भी एक ही चलता रहेगा। चलिए 115 बीएससी 2019 में लाया गया। लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? लाने का ऑब्जेक्टिव ये था 2019-20 यस लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग डिमांड कर रहे थे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाओ, 2.5 लाख से 5 लाख करो, 2.5 लाख से 5 लाख करो। निर्मला सीतारमण जी वाज रिलक्टेंट टू इट, वो बोले कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर आप देखें 4-5 साल हो गए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रिमेन सेम। वो बोले हम कुछ नहीं बढ़ा रहे, रादर वो सिर्फ रिबेट के साथ खेलते। पूछो ऐसा क्यों? पूछो ना ऐसा क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड द इनकम ऑफ सलमान भाई। सलमान भाई की इनकम, यू नो, सलमान भाई की इनकम आपके हिसाब से मिनिमम 300 करोड़ रहेगी साल की। पर सलमान खान इनकम टैक्स के हिसाब से है तो इंडिविजुअली, बराबर है। उनका 300 करोड़ का भी अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख से दे रहे हैं उनको। अब लॉजिकली सलमान खान को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कोई लॉजिक है क्या? नहीं। अगर उनको 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर दी तो रादर उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा जिसको इसकी जरूरत ही नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो विजय साठा के लिए भी वही है जो सलमान भाई के लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बस विजय को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की जरूरत है, सलमान भाई को नहीं। यस और नो? तो अब अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दिया तो ये तो बेनिफिट उनको भी मिल जाएगा जिसको जरूरत ही नहीं है। यस और नो? या फिर ये अपने के नहीं के राहुल गांधी जी, बराबर है। आपको लगता है उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। पर अगर के नहीं को जरूरत है, हाँ, के नहीं को जरूरत है, हाँ, पर उनको जरूरत है, आंसर इज नो। अब ऐसे केस में 5 लाख का बेनिफिट उनको भी मिल जाएगा जिसको जरूरत ही नहीं है। इसलिए सरकार कभी भी रिबेट के साथ खेलती, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ नहीं। इसीलिए आप बजट 2023 भी देखेंगे जो आपका एप्लीकेबल नहीं है, उसमें भी उन्होंने रिबेट के साथ खेला, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को छेड़छाड़ नहीं करी। समझ आ रही बात? ये पहला पॉइंट था। अब लोग बोल रहे थे कि भैया हमारे को तो डिडक्शन ही नहीं, एग्जम्पशन ही नहीं, फिर भी हमारा टैक्स रेट आया है। ये कितना इनजस्टिस है हमारे साथ, ये कितना इनजस्टिस है हमारे साथ कि 5% से डायरेक्ट 20% टैक्स है। आप देखिए ये इनजस्टिस है। सोचिए अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपीस तक के, उसका टैक्स है 0। अगर किसी की इनकम 5,15,000 रुपीस है, उसका टैक्स है 13,000। 5,15,000 राउंड ऑफ भी कर दिया, 5,20,000। 5 लाख तक के बेसिक टैक्स 12,500 प्लस HEC। मतलब उस आदमी के साथ यहां इनजस्टिस हो गया। दूसरी बात, अगर वो 10 के ऊपर, अगर वो 5 लाख के ऊपर चला गया, राइट, तो 5% से सीधा आप कितने के ब्रैकेट में आते हैं? 20% के ब्रैकेट में। वो बोलता है ये तो मेरे साथ कंप्लीट इनजस्टिस है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है 5 से डायरेक्ट 20, 3 टाइम्स। 5 का 7 करो, 7.5 करो, 8 करो, 10 करो, डायरेक्ट 20, डायरेक्ट। ऐसा करता क्या इंस्टीट्यूट? 5 मार्क का डायरेक्ट 20 मार्क ले ले अगली बार। हाँ, 20 का 5 हो सकता, 5 का 20 होता कि इधर नहीं। पर इनजस्टिस तो है। तो निर्मला दीदी ने क्या किया? निर्मला दीदी ने इस बात को समझते हुए क्या किया? उन्होंने बोला देख भाई सुनो, अमेरिकन टैक्सेशन सिस्टम से कॉन्सेप्ट उठाया। कहां से? अमेरिकन टैक्सेशन सिस्टम। आप भरपूर डिडक्शन एग्जम्पशन लो, नॉर्मल रेट पे पे करो। कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो, लोअर रेट पे पे करो। भरपूर डिडक्शन एग्जम्पशन लो, नॉर्मल रेट पे पे करो। कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो, लोअर रेट पे पे करो।
या तो आज मजे कर लो और जिंदगी भर ऐसी तैसी करवाओ, समझ आ रही है बात, या तो आज कुछ ऐश आराम छोड़ दो, फिर आगे बहुत स्कोप है। आगे क्या है? बहुत स्कोप है। फिर इसके आगे तुम्हारा शायद नाम ही काम कर देगा, काम तो बाद में होगा, तुम्हारा नाम ही काम कर देगा। सो इस कॉन्सेप्ट को उठाते हुए हमने 115 बीएससी के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया। अब 115 बीएससी आपको कहता है कि जो एसएससी क्या है बेटा, इंडिविजुअल या एचयूएफ, इसका बेनिफिट आर को भी दिया, एनआर को भी दिया। सो इनफैक्ट नॉन रेसिडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 115 बीएससी, बराबर है। इंडिविजुअल या एचयूएफ को टैक्स रेट जो लगेंगे वो ये लग सकते हैं अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं। तो कब एप्लीकेबल है? अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, एवरी टाइम व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड, अभी मैंने आपको दिखाया रिटर्न भरने से पहले आपसे पूछा जाता है, अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, वंस ऑप्टेड इट विल कंटिन्यू, दिस ऑप्शन कैन बी ड्रॉन ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, जीवन में एक बार, आजीवन में एक बार आप पीछे आ सकते हो, ठीक है। अगर आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो टैक्स रेट क्या रहेंगे? देखिए, विथ एवरी इंक्रीज इन 2.5 लाख tax rate will be increased by 5%. Simple. Let's check. Up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 7.5 lakh इनकम 2.5 लाख से और बढ़ गई, यहां 5 का क्या कर देना 10, 7.5 से 10 लाख, 10 से क्या कर देना 15, 10 to 12.5 lakh 20%, 12.5 to 15 lakh 25% एंड अबव 15 लाख 30%। अब अगर आप देखेंगे ना, अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए है, वो डायरेक्ट 20% पे नहीं जा रहा है। अब बात समझो, सो दिस विल सेव हिज टैक्स। अगर इसका टैक्स सेव हुआ तो अकॉर्डिंगली इसका एचईसी भी कम लगेगा एंड हिज ओवरऑल टॅक्स विल बी सेव्ड। सर मला एक विचारायचं आहे, व्हाट अबाउट स्पेशल इनकम? स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल एट स्पेशल रेट, उनका कहीं कोई लेन देन ही नहीं है, हम सिर्फ स्लैब रेट के साथ छिड़कानी कर रहे हैं। सर विल देयर बी सरचार्ज? ऑब्वियसली यस, 10, 15, 25, 37 जो लगते आए हैं वो लगते रहेंगे। विल देयर बी एचईसी? यस, 4%। विल देयर बी एचईसी? यस, कितना परसेंट बेटा? 4%। आपने एक और बात समझी, अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल थे 60 से नीचे तो 2.5 तक के था, सीनियर थे तो 3 था, सुपर सीनियर से तो 5 था, यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब दिस इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ एसएससी, यानी अगर 82 इयर्स भी है एसएससी का एज तो भी उसके लिए स्लैब रेट सेम है। मतलब यहां पे एज वाइज कैटेगराइजेशन है ही नहीं, यहां एज वाइज कैटेगराइजेशन है ही नहीं, एज वाइज कैटेगराइजेशन है ही नहीं। ये सुनो, आ जाओ बेटा। इस लाइन से रूबरू है आप। अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो आपको मैट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ खोना तो होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ खोना तो होगा। अब क्या क्या खोना है वो यहां देखेंगे। ही विल बी एलिजिबल टू क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन, ही विल नॉट बी एलिजिबल, बाकायदा नॉट लिखे और उसको हाईलाइट करें। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन, ये डिडक्शन उसे छोड़ देने हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। यस, ही विल नॉट बी पहला। देखिए अब हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आया, अब आपको इसके एक एक वर्ड भी ये समझ में आएंगे यहां पे क्या लिखा है एंड क्यों आपने अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम एंड में पढ़ना चाहिए। पहला, लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर आपको याद हो सैलरी में पढ़ा था हम लोगों ने लीव ट्रैवल कंसेशन, याद होगा तो वो इकोनॉमी क्लास तक का एग्जाम्ड, यस, अप टू फर्स्ट क्लास एसी एग्जाम्ड। लीव ट्रैवल कंसेशन वाला जो पार्ट है वो आपको छोड़ना होगा। हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, एचआरए का बेनिफिट आपको छोड़ना होगा, ये बड़ा चीज है, ये बड़ी चीज है जो आपको छोड़नी होगी। 10-14 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, वो 100 और 300 रुपए की जो चिल्लर है ना, वो 100 और 300 रुपए की जो चिल्लर है वो छोड़नी होगी। मतलब ये सारे कंपोनेंट वहां पे टैक्स हो जाएंगे। यानी देखो आपको प्रॉब्लम कैसे दिया जाएगा,
आपको सैलरी में ये सब कुछ दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूट टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, तो एचआरए का भी बेनिफिट ले लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का लो, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का लो। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी, एचआरए टैक्स्ड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुल्ली टैक्स्ड, हॉस्टल अलाउंस फुल्ली टैक्स। समझ आ रहा है चेंज क्या होगा? अलाउंस फॉर एमपी एमएलए, एमपी एमएलए को डेली अलाउंस मिलता है। बात उन दिनों की है जब हम एग्जामिशन में थे, ये उन दिनों की बात है जब हम कहां थे बेटा? एग्जामिशन में। 10-17 एमपी एमएलए को डेली अलाउंस मिलता है। देख तेरे नोट्स में ऑलरेडी लिखा है कि अगर एमपी अलाउंस एमपी एमएलए को जो डेली अलाउंस मिला है, ये मिला है, तो ये 115 बीएससी के अंदर में एलिजिबल नहीं है। अलाउंस फॉर माइनर इनकम, माइनर की इनकम 64(1)(a) में जब भी क्लब होती है 1500 रुपए का चिल्लर मिलता है, ये चिल्लर भी छोड़ना होगा, ये चिल्लर भी क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो चलिए अब तक समझते हैं क्या क्या छोड़ना होगा। सैलरी में लीव ट्रैवल कंसेशन छोड़ना है, एचआरए छोड़ना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस वाले अलाउंस छोड़ना है, अलाउंस टू एमपी एमएलए छोड़ना है, माइनर्स इनकम 1032 छोड़ना है, और क्या छोड़ना है? एग्जामिशन अंडर 10AA एसईजेड वाला। एक मिनट, ये भी कहीं पढ़ा सा लग रहा है ना? प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू 100% और 50% एज द केस में भी, वो जो एग्जामिशन के एंड में पढ़ा था वो भी छोड़ना होगा। वैसी सनसेट क्लॉज लग गया, वैसी सनसेट क्लॉज लग गया उसके ऊपर, तो छूट ही जाएगा। एनी डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी में 3 डिडक्शन थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, तीनों छोड़ने हैं। ये बड़ी चीज यानी लॉजिकली अब तक देखा जाए सैलरी बड़ी चीज हो गई, एचआरए सैलरी में डिडक्शन बड़ी चीज हो गई, एचआरए बड़ी चीज हो गई, जिसको आपको छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब इसको लिखेंगे, रजिस्टर में जाओ, लिखो 115 बीएसी। डन। असेसी, इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ, आर ऑब्लिक एनआर। इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ, आर ऑब्लिक एनआर। नेक्स्ट पॉइंट, लीव द फॉलोइंग डिडक्शंस, लीव द फॉलोइंग डिडक्शंस। बराबर, उसके अंदर में पहला लिखो सैलरी, सैलरी बराबर, ए बी सी डी पॉइंट से डालते जाना। लिख दो क्या क्या याद आ रहा, बोलते हुए लिखो। पहला क्या छोड़ना था? गलत, ये तुम गलत कर रहे हो, पहले बड़े वाले लिखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। दूसरा बोलो एचआरए। तीसरा लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। फोर्थ अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1014, अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। ब्रैकेट में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एटसेट्रा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एटसेट्रा। बराबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डाल दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट था सैलरी, दूसरा पॉइंट था पॉइंट नंबर 2, इन चैप्टर एग्जाम्शन, इन चैप्टर एग्जाम्शन
इन चैप्टर एग्जामिशन बताओ, SEZ 10AA, SEZ 10AA, पॉइंट नंबर 2, अलाउंस फॉर MPMLA, अलाउंस फॉर MPMLA, डन। ये हो गया अलाउंस टॉपिक, एग्जाम्पशन टॉपिक का। थर्ड टॉपिक HP। आपको टॉपिक वाइज लिखा के दे रहा क्या छोड़ना है ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। इधर सुनो अब वापस, HP के अंदर में क्या छोड़ना है। देख HP के अंदर में पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, SOP LOP ये दो मेन क्राइटेरिया थे। हाँ, LOP को छोड़ दे क्योंकि वो कंप्लीटली टैक्सेबल है। जो SOP है, SOP में मैक्सिमम तो IOBC लेता है 2 लाख से 30,000, तेरे को वो छोड़ना है। मतलब व्हाट यू नीड टू लीव इज, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी IOBC का जो डिडक्शन आता है वो छोड़ना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट LOP जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इन SOP में तेरा जो IOBC होता है ना 2 लाख या 30,000 का, वो तेरे को क्या करना है, छोड़ना है। ये हो गई पहली चीज। ये क्या हो गई बेटा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर ये SOP के कारण कोई तेरा लॉस जनरेट हुआ है, ये SOP के कारण तेरा कोई लॉस जनरेट हुआ है, ये लॉस भी तेरे को छोड़ देना पड़ेगा। दिस कैन नॉट बी सेट ऑफ। ये लॉस भी तेरे को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये लॉस सेट ऑफ हो सकता नहीं, यानी करंट ईयर के IOBC को तेरे को छोड़ना है अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से है तो। दूसरा, इससे पहले का कोई IOBC लॉस है जो तू कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये कैरी फॉरवर्ड लॉस को यहीं छोड़ देना होगा। ये लॉस तू सेट ऑफ कर सकता नहीं। सो नेक्स्ट लिखिएगा HP में लिखिएगा IOBC इन केस ऑफ SOP, IOBC in case of SOP, and point number B, loss arising from IOBC if any, loss arising from IOBC loss arising in case of SOP ब्रैकेट में फ्रॉम IOBC ऑफ अर्लियर ईयर्स, फ्रॉम IOBC ऑफ अर्लियर ईयर्स, फ्रॉम IOBC ऑफ अर्लियर ईयर्स shall not allowed to be set off, shall not allowed to be set off। लेने ब्रो, देख चल रिवाइज कर, बिना देखे रिवाइज कर। सैलरी में क्या क्या छोड़ रहा है, HRA डिडक्शन, 1014 वाली चिल्लर और लीव ट्रैवल कंसेशन, क्लियर है। ये 4 मेन छोड़ दिए। एग्जामिशन में 2 चीज, SEZ एंड 10AA एंड MPMLA का अलाउंस। HP में 2 चीजें, IOBC विच अराइज इन केस ऑफ SOP, वो 2,30,000 छोड़ना है, प्लस इसके पहले का इससे आया हुआ कोई लॉस होगा वो भी छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट PGBP, 4th पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। PGBP में तो मुझे कुछ छोड़ना है। आजा बेटे इधर सुन, डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ PGBP, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ब्रो डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन छोड़ना है। क्या छोड़ना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन छोड़ना है। स्टॉप। वैसे भी इंडिविजुअल और HUF बहुत कम ऐसे होते थे जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते थे, तो ये वैसे भी उसको नहीं मिलता था। अच्छा हुआ हटा दिया। सोच के देख, तू इंडिविजुअल HUF के लिए कैलकुलेट कर रहा है, ये वैसे ही उसको नहीं मिल रहा था। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, 33AB, 33ABA। स्टॉप।
तीनों तेरे सिलेबस में नहीं है। फाइनल, तो ये तेरे काम के है ही नहीं। ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 2AA नेशनल लेबोरेटरी IIT। इन शॉर्ट सेक्शन 35 का डिडक्शन छोड़ना है। वैसे भी इंडिविजुअल कौन सी इतनी रिसर्च कर लेता था, ऐसा नो, कोई ऐसी बहुत बड़ी इंडिविजुअल रिसर्च नहीं कर लेता था वो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड 35 CCC। 35 AD इज अ मेजर वन। 35 AD हो सकता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस में रहे। 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये सब छोड़ना है तेरे को, बराबर है। इसमें मैं तुम्हारे को बताऊं, उसका अल्टीमेटली लॉस एक ही जगह पे हो रहा है, वो है 35 AD। एक ही जगह पे उसका जेन्युइन लॉस हो रहा है। तो PGBP के पॉइंट नंबर ए, डिडक्शन, पहले बड़ी चीज लिखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD ब्रैकेट में स्पेसिफाइड बिजनेस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। पॉइंट नंबर 2, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 CCC ब्रैकेट में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। थर्ड, एडिशनल डेप्रिसिएशन, थर्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन। फोर्थ, बेनिफिट अंडर सेक्शन 35, बेनिफिट अंडर सेक्शन 35। इज दिस डन? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लास्ट, डिडक्शन अंडर 32 AD, 33 AB, 33 ABA। बराबर है, चलो जी, बहुत बढ़िया। कैपिटल गेन से कोई सैक्रिफाइस नहीं है, IFOS से है, फैमिली पेंशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट आई गेस, IFOS, फिफ्थ पॉइंट IFOS। बराबर है, बोलो जी, IFOS से क्या छोड़ना है? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जरा याद कर लेते हैं। फैमिली पेंशन डिडक्शन वाज लोअर ऑफ 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन। याद आ रहा है क्या? बोल बोल बोल। फैमिली पेंशन के 3 पार्ट थे, गैलेंट्री अवार्ड, आर्म फोर्सेस, नॉर्मल फैमिली पेंशन, लोअर ऑफ 1/3 ऑफ फुल 1/3 ऑफ पेंशन, दैट इज 33.33% और 15,000। बराबर ना? अरे ऐसा नो नहीं, कुछ गड़बड़ है, आओ दिखाता हूं। IFOS में फैमिली पेंशन 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000। आपको याद नहीं, मेरे को याद है ना? जो आप 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन बोल रहे हैं ना, वो सैलरी का कॉन्सेप्ट है जो आप इधर मिक्स कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली पेंशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली पेंशन। ठीक है भाया? तो आपको क्या छोड़ना है? फैमिली पेंशन। ठीक है भाया? लिखो, डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन। बराबर? लास्ट आई गेस सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ और सेवेंथ, सिक्स्थ, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80 CCD2 and 80 JJAA।
एक्सेप्ट 80CCD2, 80CCD2 मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, 80JJA पुरानी वाली तू जा, नई वाली एम्प्लॉय तू आ, याद आ रहा है, ये दो मिलेगा, बाकी सब एक भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला। 80CCD2 एंड 80JJA, आहो CS, तो भैया आप क्या क्या ले सकते हो, आप डेप्रीसिएशन ले लो, डेप्रीसिएशन तो वैसे ही अलाउ किया है चैप्टर 6A के अंदर में, 80CCD2 एंड 80JJA ले लो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवल्स अलाउंस, फ्री फूड, इनका बेनिफिट आपको मिलता आया है, आप लेते रहो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर रेंटेड हाउस SOP not to be allowed, for rented house LOP not to be allowed to set off under any other head and would be allowed to be carried forward as per the extent of law। अगर मान लीजिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है फॉर SOP, ये अलाउड नहीं है टू बी व्हाट, कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, दूसरा पॉइंट एक जबरदस्त पॉइंट है, क्या बोल रहा है वो सर, वो दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है अगर ऊपर के दिए गए किसी डिडक्शन के कारण, ऊपर के दिए गए मतलब सैलरी के 3, HP के 2, PGBP के 4, कैपिटल गेन का 0, IFOS के 1, एग्जम्पशन के 2 और चैप्टर 6 के डिडक्शन, इनके वजह से कभी भी कोई बिजनेस लॉस आया है या फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इन ऊपर के डिडक्शन के कारण कोई बिजनेस लॉस आया है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उतना बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। जब डिडक्शन ही अलाउड नहीं तो इनसे आने वाला लॉस क्यों कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे? मेक सेंस? लेट मी टेल यू वन थिंग। पूछो क्या? सपोज कर लीजिए आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण देयर इज एन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, लेट्स से 50,000। क्या ये 50,000 कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ हो सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि जब एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं, उससे रिलेटेड लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कल 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस क्लेम करने के कारण यू हैव अ 1 लाख रुपीज लॉस, ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं। तो ऊपर निम्नलिखित सेक्शन के कारण अगर कोई क्या आ रहा है, आपको हानि पहुंच रही है, क्षति पहुंच रही है, ये क्षति आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, इसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो एक पॉइंट, इफ द लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, if the loss or unabsorbed depreciation has arisen because of the above deductions, that portion of loss or unabsorbed depreciation, that portion of loss or unabsorbed depreciation, that portion of loss or unabsorbed depreciation shall be, बोलो बेटा, shall be disallowed to be carried forward, shall be disallowed to be carried forward। yes, बहुत हार्ड, इतना लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या नॉन रेसिडेंट भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है? यस, असेसी की एज 82 इयर्स है, क्या स्लैब रेट सेम रहने वाला है? व्हाट इज स्लैब रेट? अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 7.5 लाख, 7.5 लाख टू 10 लाख,
10 to 12.5 lakh 20%, 12.5 lakh to 15 lakh 25%, above 15 lakh 30%, सरचार्ज 10, 15, 25 पे 37 एज द केस में भी, स्पेशल इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। यस, सैलरी में 4, एचपी में 2, पीजीबीपी में 4, एग्जामिशन में 2, आईएफओएस में 1 और डिडक्शन के सारे 2 छोड़ के, ये सब भूल जाने का। इनके कारण कोई लॉस या अमनेस ऑफ डेप्रिसिएशन आया वो भी भूल जाने का। यस और नो? अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपको ये टैक्स रेट मिलता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा मैं आपको क्लियर बता देता हूं। देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन एचपी, देयर विल बी क्वेश्चन ऑन सैलरी। सैलरी के अंदर में एचआरए का एडजस्टमेंट दे देंगे, दूसरा चैप्टर डिडक्शंस तो माइनस करेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी दे देंगे। 2 सिचुएशन रखेंगे। पहले सिचुएशन में आप जैसे सैलरी कंप्यूट करते हैं पारंपरिक तरीके से वैसे कंप्यूट करेंगे। दूसरे सिचुएशन के अंदर में आप क्या करेंगे, ये सारी चीजों को टैक्स करेंगे, डिडक्शंस क्लेम ही नहीं करेंगे, अपनी टोटल इनकम निकालेंगे। चैप्टर 6A का भी डिडक्शन इधर से देंगे पर इधर से देंगे नहीं, और इस बेसिस पे आप अपना टैक्स कंप्यूट कर देंगे। समझ में आ रही बात? इस तरीके का एक क्वेश्चन फ्रेम होएगा। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो नवंबर 22 में आया था, याद है ना? सर क्यों पुरानी बातें निकाल रहे हो? आते हैं नेक्स्ट के ऊपर 115 BAD। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर 115 BAD। आप कॉपी बैड हैं, आप कॉपी बैड हैं सर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी क्या निकाला गया है? ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम निकाला गया है। सरकार बहुत पीछे पड़ी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, बहुत बेनिफिट दे रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले टैक्स रेट क्या हुआ करता था? ऑन द फर्स्ट 10,000, बोलो कितना? ऑन द फर्स्ट 10,000 कितना परसेंट बोलो बेटा? इज इट 10%? ऑन द नेक्स्ट 10,000 बोलो बेटा कितना परसेंट? ऑन द बैलेंस बोलो बेटा कितना? 30, 22%। उन्होंने स्ट्रेट लेके आया, बोला 115 BAD में हम कुछ चीजें आपसे छुड़वा देंगे और आपको स्ट्रेट अवे 22% प्लस सरचार्ज विच इज मैंडेटरी प्लस HEC विच इज मैंडेटरी आपको इफेक्टिव रेट पे पे करना और काम खत्म करना है। आपको इफेक्टिव रेट पे पे करना है और काम खत्म करना है। चेक कीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ चीजें छोड़नी होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ चीजें क्या करनी होगी? छोड़नी होगी। तो इनको 22% का टैक्स अलॉन्ग विद सरचार्ज ऑफ 10%, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं 22% प्लस 10% प्लस 4%, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट? चेक करो, 22 प्लस 10% प्लस 4%, दैट्स 25.168%। ये 10% सरचार्ज फ्लैट है 1 रुपए से, सो इनका इफेक्टिव रेट बन जाता है 25.168%। अगर आप कुछ चीजें छोड़ देते हैं तो ये काफी बेहतरीन चीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए तो बहुत इफेक्टिव है। जो आप नहीं समझ रहे हैं वो ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 10 करोड़ के ऊपर भी है तो टैक्स रेट सेम है, जबकि पहले ये सरचार्ज बदल जाता था जिसके कारण टैक्स ज्यादा आता था। बराबर है? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ चीज छोड़नी होगी क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये सुनो, सफलता पे पहुंचना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना भाई। हर चीज मिल जाए ये जरूरी थोड़ी ना, हाँ, पर सफलता पे जाने के बाद हर चीज मिलेगी इस बात की गारंटी है। ऐसा कि हर कोई पूछता है तू कैसा है? बेटा जब तेरे पास पैसा है। एकदम सीधी बात, नो बकवास। हर एक जन पूछता है तू कैसा है जब तेरे पास पैसा है। तो कुछ फालतू की चीजें नहीं करने का, पैसा कमाने का ऑटोमेटिक सारे सॉल्यूशन आ जाते। तुम्हारे आधे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है क्या है? पैसा। तुम तुम्हारा लाइफ देख लो, तुम्हारा लाइफ देख लो, तुम्हारा काय को, मेरा भी। हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक ही चीज से सॉल्व हो सकती है, वो है पैसा। तो उसको कमाने में काय की शर्म? बिल्कुल। अगर कोई पूछे भी तेरा अल्टीमेट गोल क्या है, सीधा बोलने का पैसा, कोई इसमें शर्म नहीं। यस, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो पैसे के बगैर काम कर रहा हो, सिवाय माँ बाप के, जो आपके लिए सेल्फलेस काम कर रहा हो। नहीं, हर एक जन कर रहा, और आपने भी बिल्कुल सेम मोटिव से आगे बढ़ने का, फावड़ा लेके घूमने का।
जिधर से मिल रहा खींच, जिधर से मिल रहा खींच। हाँ, पर कुछ चीजें हमारे जैसे भी कर देनी चाहिए, कई बार कुछ चीज क्या कर देनी चाहिए, फ्री, इट्स ओके, यस। क्यों? क्योंकि जिनसे मिला है उनको पे बैक करने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। समझ आ रही है बात? ये चीज करते रहना चाहिए। इससे एक चीज बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बताऊं क्या, वो है कि आपके और उनके बीच का जो संबंध है, जो लॉयल्टी है, ये हमेशा बनी रहती है। क्योंकि वो बच्चा या वो कस्टमर, जो भी आप समझे, वो आपसे इस बात से हमेशा कनेक्टेड रहेगा दैट दिस पर्सन इज अवेलेबल फॉर मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यस, ही शुड नॉट बी फील्ड एज यूज्ड, डेफिनेटली he should be filled that we have taken the product or services or etc, but he should not be filled at used। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आप भी sooner or later सर्विस इंडस्ट्री में आएंगे, you should know this rule, ठीक है? सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या क्या छोड़ना होगा, सुनना मैं क्या बोलता हूं। तेरे को ऊपर के सब आइटम याद है, मोटे मोटे तौर पे याद है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को सैलरी आते क्या? सैलरी के सब आइटम बाजू कर दो। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल्फ ऑक्यूपाइड की बेनिफिट लेंगी क्या? नहीं, बाजू कर दो। यानी लॉजिकली पीजीबीपी से सीरीज चालू करो। लो एक मिनट, पीजीबीपी में क्या क्या छोड़ना था? एडिशनल डिप्रिसिएशन छोड़ना था क्या? हाँ, फिर 32 एडी छोड़ना था, 33 ए भी छोड़ना था, 33 ए भी छोड़ना था, हाँ, 35 एडी, 35 सीसीसी। आ गए सारे पॉइंट। एग्जामिशन में 2 छोड़ने थे, कुछ याद नहीं। SEZ एंड 1032। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को माइनर तो है नहीं, तो 1032 वाला छोड़ दो, बचता क्या? सिर्फ SEZ। याद आ रहा क्या? एग्जामिशन में 2 चीजें थी ना, एक 1032 MPMLA अलाउंस। अरे भैया एग्जामिशन में 3 चीजें थी, 2 भी नहीं, 3 यार। माइनर्स इनकम, यस, माइनर्स इनकम, MPMLA। एक मिनट पीछे जाओ, आपने एग्जामिशन में 2 ही लिखा है, 3 लिखना पड़ेगा। एक तो 1032 MPMLA सैलरी में लिखा है क्या? हाँ, तो फिर एग्जामिशन में लिखोगे ना। एग्जामिशन में 3 चीजें आई ना, 10AA, माइनर के लिए 1032 और तीसरा MPMLA अलाउंस। बहुत ज्यादा आपको अगर याद होगा, विदाउट सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन इफ द सेम इज एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शन गिवन इन पॉइंट नंबर ए। अगर इन डिडक्शंस के कारण कोई लॉस आया है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आया, वो भी आप कर सकते नहीं। क्या डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे? यस। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, यस और नो। कंसेशनल रेट जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑप्ट। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट on or before the due date under section 139(1), and one such option is exercised shall apply to all subsequent years। अगर ये अप्लाई हुआ तो AMT shall not apply and once applied it cannot be withdrawn। रजिस्टर में जाइए 115 BAD। चलिए आपके साथ एक अच्छी न्यूज शेयर करता हूं और जिम्मेदारी भी देता हूं आप सभी के ऊपर। With all your love and supports, my channel CA Vijay Sarda is about to hit 100K, 1 lakh subscriber, that is silver YouTube button। ये सब आप ही का प्यार है, ये सब आप ही का प्यार है। ईमानदारी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी इतनी औकात है। मैं एकदम दिल से ये बात कह रहा हूं, मुझे कभी नहीं लगा था मेरी इतनी औकात है। इस बात में मेरे को कभी दो मत नहीं था कि आई एम टैलेंटेड, बट मेरे को कभी ये लगा नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी से, राइट। स्पेशली जब पहली बार पढ़ाने आया था और 2 बच्चे ही थे जिसमें से एक ने रिफंड मांग लिया था, तो मेरे को तो कभी लगा भी नहीं था कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, और आज भी उसी एंथुजियाज्म से पढ़ाने की कोशिश करता हूं जिस दिन पहले दिन पढ़ाया था। यस, और देखते ही देखते मेरे को बिल्कुल नहीं पता चला। लास्ट बैच वाज 1200 स्टूडेंट, जो शायद पूरे भारत की सबसे बड़ी फेस टू फेस की बैच थी, पूरे इंडिया की। एंड दिस टाइम ऑल्सो वी हिट द सिमिलर रिकॉर्ड्स, एंड ये सब आप लोगों का प्यार है। मेरा बर्थडे आ रहा है 28 फेब को, और शायद मैं 99K पे हूं। आपको एक जिम्मेदारी है इसको 100K तक के पहुंचाने की, मेरे बर्थडे के दिन तक। अब यहां से 3 दिन है, इसको आप पहुंचाओगे कैसे, आपकी जिम्मेदारी।
वो नहीं मालूम मेरे को, जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है इसको 100 तक के मेरे बर्थडे तक पहुंचाने का है। अब इसको पहुंचाओगे कैसे वो मेरे को नहीं मालूम, पर तुमको ये पहुंचाने का है। ये पार्टी तो फिर जंगी होंगी ना रे। ये सुनो, मस्त ऐसा प्रेस्टीज के ऊपर अपन ने लगाने का क्या, भाऊ तुम्हाला वाढदिवसची हार्दिक शुभेच्छा। विजू भैया वाढदिवसची हार्दिक शुभेच्छा, चिंट्या भाऊ, पिंट्या भाऊ, ऐसा सब लगाने का क्या अपन ने। ये सुनो, तो ये जिम्मेदारी आपकी, इतनी ऐसी जिम्मेदारी आप जरूर निभाइएगा। यस, तो लेट अस स्टार्ट। 115 BAD, पॉइंट नंबर 1, बेनिफिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेनिफिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पॉइंट नंबर 2, द इफेक्टिव टैक्स रेट वुड बी, बनाओ यही, द इफेक्टिव टैक्स रेट वुड बी Third point, option 1's exercise cannot be withdrawn. Option 1's exercise cannot be withdrawn. Then point number 4, following deductions can't be claimed. Point number 4, following deductions can't be claimed. बोलिए। पॉइंट नंबर 1, 10AA। Point number 2, additional depreciation. Point number 3, 35AD specified business. Point number 4, section 35 scientific research. Point number 5, 32AD/32AB, 32AD/33AB/33ABA, 32AD/33AB/33ABA. Done. Next, chapter 6A deductions. Chapter 6A deductions. Next point, or any losses or unabsorbed depreciation arise because of above deduction. Any losses or unabsorbed depreciation done. Unabsorbed losses or unabsorbed depreciation because of the above deduction. Clear है?
डन। चलिए आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे। यहां एक खाली स्पेस दी आपको, इस स्पेस का यूटिलाइज करो। 115 BBE, 115 BBE। कैसा लग रहा है किताब के आखिरी पेज पे आके? मस्त ना, मस्त फील था ना? क्या है, कल से तुम लोग तो चले जाओगे, कल से तुम लोग चले जाओगे, मेरे को याद आएगी, मैं बेचारा कोने में बैठ के रोता रहेगा। मुझको बड़ा सा, मैं वेट ही कर रहा था आज ये आया क्यों नहीं। चलो सुनो, 115 BBE। बेटे बेटे, आपके मन में टैक्स पढ़ते वक्त कई बार ऐसे सवाल आते होंगे, ये छुपा सकते क्या, वो छुपा सकते क्या, ये कर दिया तो क्या, वो कर दिया तो क्या। इन सब का जवाब है 115 BBE। टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑब्लिक एक्सपेंसेस। ये है सेक्शन 69 की सीरीज। कौन सी? सेक्शन 69 की सीरीज। सेक्शन 69 की सीरीज में मान लीजिए एओ को असेसमेंट करते वक्त रेड मारी थी, कहां? घर पे या बिजनेस प्रीमाइसेस पे। रेड मारी थी घर पे या बिजनेस प्रीमाइसेस पे, और वहां पे अजीबोगरीब चीजें मिली, जैसे जैसे पर्शियन स्टैचू, जैसे आपके घर में मिला कैश, आपके घर में मिला कैश। अब ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको मिली। सबसे पहले एओ आपसे पूछता है कमाया कैसे, वो बता। मतलब द एओ विल फर्स्ट आस्क द मीन्स एंड मोड्स ऑफ दिस इनकम। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए या आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो बात उन दिनों की है। मान लो बात किन दिनों की है? उन दिनों की है, बराबर है। उन दिनों की बात है जब ये मेरा भाई, नाम क्या है तेरा? प्रथमेश। तो प्रथमेश घर पे सो रहा था, प्रथमेश घर पे सो रहा था, इतने में घर की बेल बजी। इतने में घर की क्या बजी? बेल। प्रथमेश तुरंत उठा, कपड़े पहना। आई मीन वो कपड़े पहन के ही सो रहा था, बचे हुए कपड़े पहना, राइट। सो प्रथमेश कपड़े पहना, जैसे ही वो कपड़े पहन के गेट पे गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया? गेट ओपन किया, बोले बताइए आपके घर पे रेड हुई है, बाजू हटो। और डायरेक्ट प्रथमेश के बेडरूम में चले गए। और जो भाई साहब वहां देखा, राम राम, पूरी चद्दर बिखरी पड़ी थी। डिपार्टमेंट को इसके बेड के नीचे कुछ दिखा, जैसे ही नीचे वहां पे एक संदूक रखा था। आया, खोला, भरपूर कैश मिला। इतने में पर्दे के नीचे किसी के पैर जैसे कुछ दिख रहे थे, चप्पल रखी थी। डिपार्टमेंट वहां गया, पर्दा हटाती, पर्दा हटाते ही वहां पे एक अलमारी दिखी। अलमारी को खोला, बेनामी प्रॉपर्टी के पेपर्स। वहां बाथरूम से आवाज आ रही थी। जैसे ही बाथरूम का गेट खोला, वैसे आप जो ढूंढ रहे हो मिल नहीं रहा है, मिलने भी नहीं वाला है। डीटी बायोलॉजी नहीं चल रहा है, तो आप वो ढूंढना बंद कीजिए। गेट खोला, वहां से कुछ सोने के सिक्के, ईट एटसेट्रा सब बाहर है। वहां पे बाथटब के पास एक वाइट पर्दा था। पर्दा हटाते ही, हाँ, एक अलमारी थी, वहां पे एफडी एंड ऑल पेपर्स पड़े थे। उसके बाद में जैसे ही बाहर आए, घर पे ऊपर साइड गए, ऐसा पर्शियन स्टैचू था। कैसा? ऐसा पर्शियन स्टैचू था, ऐसा पर्शियन स्टैचू रखा था। नाउ अंडरस्टैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। आपके घर में कुछ कैश मिली, सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा भैया ये कहां से लाया, कैसे लाया हो, राइट। आपने बता दिया तो ठीक है, दे विल आस्क। आपने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
यदि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए या जो आपने एक्सप्लेन किया वो सही नहीं है, उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, प्रथमेश को उन्होंने पूछा, प्रथमेश ये वाला स्टैचू कहां से लाया है? प्रथमेश बोलता है हाँ भैया पर्शिया से लाया है। ठीक है, पर्शिया से लाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है बेटा खर्चा किया तो इनकम कहीं से तो आई होगी। इट इज जस्ट लाइक एसीपी प्रद्युमन इन सीआईडी। दया, अगर लाश कुएं से मिली है इसका मतलब लाश गिल्ली होगी। पता लगाओ कुएं में ढकला किसने था, या तो पता लगाओ कुएं में पानी कितने दिनों से है। यस, सो अंडरस्टैंड ये जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए या फिर आपने बताया नहीं, इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा प्रथमेश को कितना? 60% इज द टैक्स रेट। मात्र 60% इज द टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस HEC। इफेक्टिव रेट 78%। इफेक्टिव रेट 78%। ऐसा तो नहीं रहेगा ना कोई सर 60 प्लस 25 85 प्लस 4 89 परसेंटेज है लाला, ऐसा मत कर देना। 60% इज द टैक्स रेट प्लस 25% इज सरचार्ज रेट, मैंडेटरी। मतलब आपने अगर 100 रुपए छुपाया होगा, 78 रुपए तो आपसे टैक्स के नाम पे ले लेंगे। एक मिनट, इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ टैक्स था, इस पे अब आपका इंटरेस्ट भी लगेगा 234 ABC, 234 ABC प्लस पेनाल्टी, प्लस पेनाल्टी लगेगी वो अलग कलर का। तो 115 BBE आपसे कहता है कि अगर 69 की सीरीज के अंदर का कोई डिफॉल्ट है तो आपसे इतना सब कुछ ले लेंगे। यानी टेक्निकली 100 रुपए कमाया वो 100 रुपए पूरा इनकम टैक्स के पास जाएगा जो नहीं दिखाया। चलिए समझते हैं 69 की सीरीज में आता क्या क्या है। यस, 69 की सीरीज में आता क्या क्या है? सबसे पहले 69 की सीरीज में आता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, हम प्रथमेश के घर पे गए थे, हमें सबसे पहली चीज जो मिली थी वो थी प्रॉपर्टी के पेपर्स। यस, प्रॉपर्टी के पेपर्स, कैश के अलावा मिला था प्रॉपर्टी के पेपर्स। दीज आर कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो ये बता नहीं सकता कि आए कहां से। समझ में आ रही बात? जिसके कोई सबूत नहीं पर पेपर इसके घर में है तो क्यों है? ऐसे थोड़े ना कोई अपने प्रॉपर्टी के पेपर प्रथमेश के घर पे रख के जाएगा। कपड़े समझ आते हैं, पेपर हो सकता है ना, भाई आया कपड़े रख के गया, पेपर थोड़े ना रख के जाएगा। सो इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम फॉर द सोर्स ऑफ इनकम। असेसी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, assessee offer no explanation or explanation offered by him in the opinion of AO is not satisfactory, the value of investment shall deem to be the income। और अगर ये इनकम है तो इफेक्टिव रेट कितना परसेंट है? 78% टैक्स लग जाएगा। समझ में आया? तो या तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया या एक्सप्लेन किया जो एओ को समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन किया जो एओ को समझ में नहीं आया, तो भैया क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? टैक्सेबिलिटी। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड मनी, याद है बेड के नीचे क्या मिला था इसके? हाँ, कैश। बेड के नीचे क्या मिला था? कैश। इसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड मनी, राइट? इनके घर का हमने सीलिंग तोड़ा, कैश निकला, बाथरूम तोड़ा, कैश निकला, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी। आप जब मेरे साथ फाइनल में होंगे, ये देखो फाइनल में इधर एक टॉपिक आता है सर्च एंड सीजर। ये देखो सर्च एंड सीजर, आपके घर पे जब रेड पड़ती है तो क्या होता है? अगर आप देखेंगे यहां पे आप वापस मेरे साथ सीए फाइनल में 69 की सीरीज पढ़ेंगे पूरी, यहां वापस आपको 69 की सीरीज पढ़नी होगी, 68 और इधर पूरा ऐसा 69 का सीरीज वापस आता। ये देखो 69 का सीरीज पूरा वापस आता है यहां पे। समझ में आया? क्योंकि रेड के बाद क्या होता है, टैक्स रेट इस तरीके से लगते हैं। कमिंग टू इंटर अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके घर पे कैश मिला, भैया इतना कैश क्यों रखा है? चलिए कुछ हद तक का कैश घर पे हो सकता है, समझ में आता है। प्रपोर्शनेट ज्यादा कैश मिल गया आपके घर पे, दया कुछ तो गड़बड़ है। इन द फाइनेंशियल ईयर ही इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। यस, assessee offer no explanation
और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इन द ओपिनियन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो ऐसे केस में ये जो मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग है, इसको आपकी क्या मान ली जाएगी? इनकम। इसको आपकी क्या मान ली जाएगी? बोलो बेटा, इनकम। थर्ड, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। भाई के पास, भाई ने इनकम टैक्स में दिखाया है ओनली वन गाड़ी, वैगन आर। जब भाई के घर में एंटर किए, वैगन आर, थार, महिंद्रा एक्सयूवी 700, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, ऐसा पूरा 2-3 ट्रैक्टर, यस, एक जेसीबी, 5-6 बुलेट, 2-3 स्पोर्ट्स गाड़ी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख के हैरान है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। ऐसे केस में जो डिस्क्लोज वाला पार्ट नहीं है उतना आप केस में ऐड कर दिया जाएगा। सो असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट और इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ मनी, बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिकल और थिंग। AO फाउंड दैट अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट exceeds the amount recorded in behalf of books of accounts, where the assessee offer no explanation or explanation offered by him is not in the opinion of AO satisfactory, such excess amount को क्या मान लिया जाएगा? इनकम। सेम वर्ड्स है सारे सेक्शन में, सिर्फ सेक्शन बदल रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, पर्शियन स्टैचू, सॉरी ये पर रशियन हो गया, पर्शियन स्टैचू, पर्शियन स्टैचू बराबर ना? पर्शियन स्टैचू खर्चा किया, इनकम कहीं से तो आई होगी। इसने अजीबोगरीब पेंटिंग लगा के रखी है घर में इसके मनोरंजन के लिए, पर ये पेंटिंग की वैल्यू मार्केट में बहुत हाई है। नो एक्सप्लेनेशन, सेम, सच अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया जाएगा? इनकम। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, अनसिक्योर्ड लोन। कैसा बेटा? अनसिक्योर्ड लोन। मान लीजिए डिटेल्स मिलती है, कच्चा चिट्टा मिलता है, आपके घर पे बुक मिलती है जिसमें लिखा है सम रिसीव्ड और सम पेड की डिटेल्स। यस, नो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट satisfactory. So where the money is borrowed on a hundi or any amount is repaid thereon, otherwise than through a account, pay, check और बैंक, सीधे शब्दों में अनसिक्योर्ड अनबैंकिंग लोन, जिसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से नहीं लिया गया, इसको हम स्ट्रेट अवे क्या मान लिए जाएंगे? इनकम। इन सारी 69 की सीरीज वालों पे 115 BBE के तहत क्या किया जाता है? टैक्स लगाया जाता है, प्लस इंटरेस्ट लगेगा 234 ABC का, प्लस क्या लगेगा बेटा? पेनल्टी। इंटरेस्ट और पेनल्टी आप जब फाइनल में रहेंगे मेरे साथ तब देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना लगता है, पेनल्टी कितनी लगती। क्लियर है मालिक? यस और नो? तो बच्चों सिलेबस इज ओवर। ये जो आपका 60 मार्क का सिलेबस था, चालू भी है याद दिलाना। हाँ, ये 100 मार्क नहीं था ना, ये कितना मार्क था बेटा? 60। तो ये जो 60 मार्क का सिलेबस था, बधाई हो जी, बधाई हो, ये आपका क्या हुआ? ओवर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें देना चाहता हूं, मेरे तरफ से कुछ और चीजें देना चाहता हूं, वो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आज के दिन मैं आपको देना चाहता हूं ABC एनालिसिस। याद रखें, आपको अगर सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी May 23 के लिए अमेंडमेंट अपलोड कर दिए हैं, जिसका PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। क्लियर है? अब अपना सिर्फ कंप्यूटेशन बचता है, तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये आप लिखते जाइएगा। राइट, ABC एनालिसिस दे रहा हूं, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सीक्वेंस कितना लगाना, ये दे रहा हूं, तो छोटी छोटी चीजें पढ़ते जाइएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो CA इंटर वाले बच्चे हैं, CA में इंटर वाले बच्चे हैं, कल से हम इसके ऊपर कंप्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चनर से होंगे। राइट, पहले जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं वो हम जो टॉपिक्स के पढ़ के आए, जैसे TDS हो गया, डिडक्शन हो गया, ये टॉपिक्स के हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर हम सीधा
टोटल इनकम वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। इन शॉर्ट कल से कंटेंट वाला पार्ट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो कल से आप बुक भी कैरी करेंगे पर क्वेश्चनर भी कैरी करेंगे, क्वेश्चनर का काम ज्यादा रहेगा हम लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत अच्छे से लिख लेना। चलो आओ बच्चों, कैसे आप लोग जितने भी बच्चे सीए इंटर मई 23 का अटेम्प्ट दे रहे हैं या सीएमए इंटर जून 23 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, राइट, ये इन लोगों के लिए क्या है बेटा, ABC एनालिसिस। भगवान की दया रही है आज तक के जब भी ABC एनालिसिस निकाला है तो मोटे मोटे तौर पे तो आ ही गया, लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। आप सभी को बता दूं पूरा फास्ट ट्रैक फ्री है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, पूरा फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, DT का पूरा फास्ट ट्रैक फ्री किया हुआ है, तो वहां से आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, प्लस अमेंडमेंट लेक्चर भी डाला हुआ है। सबसे पहले टॉपिक हम बात करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में आप कौन सी चीजें पढ़ के जाएंगे, मतलब इतनी चीजें तो आपको मैंडेटरीली एग्जाम में पढ़ के ही जानी है व्हेन इट कम्स टू DT, ठीक है। सर आपको सबसे पहले असेसी का डेफिनेशन पढ़ के जाना है। असेसी का डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में लिखा है, असेसी का डेफिनेशन आप थ्योरी में पढ़ के जाएंगे। दूसरी चीज, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, तो वो जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है वो आपको पढ़ के जाना है। तीसरा, आपको टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चौथा, आपको मार्जिनल रिलीफ वाला पार्ट अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये 4 चीजें आपको बेसिक्स में कंफर्म करके जानी है, राइट। तो वो जो इनिशियल वाला पार्ट होता है ना टैक्स के अंदर में, वो सेक्शन कितने थे, रिबेट कितना था, एटसेट्रा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वो सब आप MCQ पर्पस से याद रख सकते हो, ये हटा सकते हो। दूसरा चैप्टर था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर में आप सबसे पहले सेक्शन 6 पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, यस, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपने। इसके बाद आपने 6.1 पढ़ना है, 6.1A रादर, 6.1A डीम्ड रेसिडेंट नाम का कॉन्सेप्ट है, यस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आ जाता है। इसके बाद में क्या आ जाता है बेटा, डीम्ड रेसिडेंट, तो आपने डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर डायरेक्ट जाकर के सेक्शन 9 पढ़ना है। सेक्शन 9 में आपने मैंडेटरीली क्या क्या पढ़ना है, बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है और FTS वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये कंफर्म आने वाली चीज है जो आती ही है, तो बिजनेस कनेक्शन पढ़ना, इंटरेस्ट पढ़ना, रॉयल्टी पढ़ना, FTS पढ़ना, इतने मोटे मोटे तौर पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाता। तीसरा आता है आपका एग्रीकल्चर इनकम, यस। एग्रीकल्चर इनकम नाम का जो टॉपिक आता है, इसमें आप क्या करेंगे, 3 चीजें आपको पढ़नी है। पहला, टी कॉफी रबर, याद आ रहा है, टी कॉफी रबर अकाउंट में जो 65 35 75 25 वाला कॉन्सेप्ट है वो एक बार पढ़ना है। दूसरा, अदर कंपोजिट इनकम, राइट, टी कॉफी रबर को छोड़ के बाकी के केस में कंपोजिट इनकम कैसे निकालते हैं वो वाला पॉइंट पढ़ना है। एंड देन आपको पढ़ना है बेटा मेथड ऑफ एग्रीगेशन। क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ एग्रीगेशन। तो मेथड ऑफ एग्रीगेशन आपको पढ़ना है कि टैक्स कैसे निकालते अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर और आपका अदर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तो। चौथी चीज आती है बेटा सैलरी। चौथी चीज क्या आती है बेटा, सैलरी। सैलरी के अंदर में बहुत सारे कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात आती है बेसिक। बेसिक के अंदर में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, बेसिक के अंदर में आप बेसिक का एडजस्टमेंट समझ लो, आप DA का एडजस्टमेंट समझ लो, यस, आप बोनस का एडजस्टमेंट समझ लो और आप कमीशन का एडजस्टमेंट समझ लो। ये मेन एडजस्टमेंट्स है जो सैलरी में आपको समझने हैं। इसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेचुटी पढ़ेंगे, ग्रेचुटी के बाद लीव एनकैशमेंट पढ़ेंगे, ग्रेचुटी के बाद क्या पढ़ेंगे, लीव एनकैशमेंट पढ़ेंगे, और तीसरा प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से 3 चीजें, और वो प्रोविडेंट फंड का जब मैं बोल रहा हूं प्रोविडेंट फंड, फिर उसके ऊपर का इंटरेस्ट, फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर का इंटरेस्ट, ये वाला पार्ट आपने पढ़ना है। सो यू कैन हैव अ मिरेक्युलस एस्केप, लाइक पेंशन को आप एस्केप दे सकते हो, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन को आप एस्केप दे सकते हो, ये चीजें पढ़ सकते हो आप प्राइमरीली, ठीक है। इसके बाद में आता है परक्विजिट्स। इसके बाद में आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स के केस में RFA पूछता ही पूछता है, कार पूछता ही पूछता है, गिफ्ट, एजुकेशन अलाउंस, याद आ रहा है क्या, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, राइट। इसके बाद में लंच ऑब्लिक टिफिन, सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ एसेट्स रादर, एंड यूज ऑफ एसेट्स,
सेल ऑफ असेट्स, यूज ऑफ असेट्स, एंड द लास्ट वन अलाउंस। अलाउंस के अंदर में आपको एचआरए पूछता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पूछता है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पूछता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एंड एट द एंड डिडक्शंस। इतनी चीजें सैलरी में मोटे मोटे तौर को आप बिल्कुल अवॉइड करके नहीं जाएंगे, ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। बाकी सारी चीजों को आप थोड़ा सा एस्केप दे सकते हो। पांचवी चीज आती है बेटा आपकी एचपी। एचपी एचपी में आपने सबसे पहले जिस चीज को पढ़ना है वो है आईओबीसी का कैलकुलेशन। 99% एचपी में गड़बड़ होती है जब आईओबीसी, तो जब आप एचपी डायरेक्टली हिट करो पहले जाके आईओबीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ डालो पूरा का पूरा। उसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एलओपी, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट। अगर मैं हिस्ट्री निकालूं, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरा, लेट आउट प्रॉपर्टी विद कंसेप्ट ऑफ वेकेंसी, लेट आउट प्रॉपर्टी विद कंसेप्ट ऑफ वेकेंसी वाला पार्ट आपको पूछा जाता है। एंड लास्ट, को ओनरशिप कंसेप्ट, को ओनरशिप कंसेप्ट ये पूछा जाता है। तो आप एक बार के लिए एसओपी वाला पार्ट अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है एसओपी में सिर्फ एक लास्ट बेनिफिट आता है आईओबीसी, तो वैसे ही आपने आईओबीसी पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट कवर हो गया। समझ में आ रही बात? तो एचपी को आप इतना स्पेसिफिक पढ़ सकते हो, आपका काम हो जाएगा। छठवा, सिक्स्थ वाला पॉइंट, पीजीबीपी। क्या बेटा? पीजीबीपी। भाई साहब, मतलब भाई साहब, सबसे पहले प्रिजम्पटिव इनकम कंफर्म आपको पढ़ के जाना है। प्रिजम्पटिव इनकम कंफर्म आपको पढ़ के जाना है। अगर मैं सेक्शन स्पेसिफिक की बात करूं, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन आपको आना चाहिए, 35 साइंटिफिक रिसर्च आपको आना चाहिए, 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस आपको आना चाहिए। ये वो सेक्शन है जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके हाथ में रहते हैं, बराबर है? स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे। 40 AIIA वाला एडजस्टमेंट, 40 AIIA वाला एडजस्टमेंट ये आपको पूछा ही जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये रख लेना, राइट? सर 43B एक्चुअल पेमेंट, 44AA, 44AB, इसका पीजीबीपी कंप्यूटेशन से कोई लेन देन नहीं है, पर आपको क्वेश्चन इसके ऊपर बैठ सकता है, राइट? क्वेश्चन इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? बैठ सकता है, राइट? इसके अलावा आपको P&L वाला क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो टोटल इनकम पे बेस्ड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले सॉल्व करने हैं। याद रखें, P&L वाले आपको आदत होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले आदत नहीं होती। पहले जितने दिख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले वो उड़ाना, फिर यहां पे आना। क्लियर है? 7th, कैपिटल गेन विदाउट एनी डाउट सेक्शन 48 एंड इसके प्रोविजो। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बता रहा है। इसके बाद में 50B स्लम सेल, इसके बाद में 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट। अरे एवरीबॉडी, यस। उसके बाद में 51 फॉरफीचर ऑफ एडवांस, फॉरफीचर ऑफ एडवांस, 54 EC, 54F एग्जामिशन में ये 3। फिर 1043, 1037A, मुझे बताने की जरूरत नहीं, 50C पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। याद है ना? इतने में आपका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन आराम से हो जाता, इतने में आपका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन आराम से हो जाता। एक इसमें और ऐड कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, 112A, एक इसमें और ऐड कर रहा हूं, 112A। फिर आते हैं IFOS के ऊपर। IFOS के ऊपर सीधा आना कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, एंड तीसरा कैजुअल इनकम। खत्म। 9th पे आते हैं क्लबिंग, सेक्शन 60 ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। इसके बाद में 64(1)A माइनर्स इनकम। इसके बाद में 64(1) स्पाउस का रेम्यूनरेशन वाला कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट क्रॉस ट्रांसफर।
इतना पढ़ लोगे क्लबिंग में सब कुछ कवर हो गया। 10th शट ऑप, शेवंती एंड शेवंती 1 खत्म। कैरी फॉरवर्ड की तो वैसे भी वर्किंग नोट आती है। 12th डिडक्शन, 11th डिडक्शन, डिडक्शन 80C, 80D, 80E, 80DD, 80EEB, 80TTA, 80GGB, 80JJAA। इतने सेक्शन डिडक्शन में आपको पढ़ के जाने हैं। 12th TDS 206C, 1F, 1G, 1H। आई एम श्योर आपको ये पता है क्या है। 206AB, 206CCA रिटर्न फाइल नहीं किया तो, 206AA, 206CC पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो। याद है ना, पढ़ के आए हम। इसके बाद में 194 MNOPQR, ये पहली प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट लिस्ट थी, याद है। MNOPQR। सेकंड प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट लिस्ट थी ACIJH, IALA खत्म। 13 एग्जम्पशन में 10(2)A शेयर ऑफ पार्टनर इज एग्जम्प्ट, 10AA SEZ के केस में एग्जम्पशन। ये लास्ट डे पे कर लीजिए साहब, काफी हो जाएगा। और इन सबको डिटेल में पढ़ना है, मेरा पूरा फास्ट ट्रैक अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पे जाइए, पूरा फास्ट ट्रैक अवेलेबल है। इस बार हम लोगों ने पूरा फास्ट ट्रैक फ्री किया हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए, हो जाएगा आराम से। इसके बाद में रिटर्न ऑफ इनकम, पहली जबरदस्त प्रायोरिटी 139(8)A। काश मुझे याद होता। 139(8) बोलो ना जल्दी से। अपडेटेड रिटर्न। दूसरा 139(4), याद नहीं आ रहा। बिलेटेड रिटर्न 139(5), हाँ रिवाइज रिटर्न 139, हु नीड्स टू फाइल रिटर्न। 15th AMT, हाइट 2 सेक्शन क्या छोड़ोगे। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 115 BAC। इतनी चीज आपने ईमानदारी से डीटी में बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी। बाकी तो आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे, ये चीजें आपको कंफर्म पढ़नी है। यस और नो? यस बेटा। तो ये था आपका ABC एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ May 23 एंड June 23। भाई साहब, हाँ GST का भी बता दूं क्या मैं? ऑफ द रिकॉर्ड्स कुछ बोलूंगा। चलो बेटा, बेटे अब दूसरी चीज मैं आपको देने जा रहा हूं, टाइम लिमिट्स फॉर सेल्फ स्टडीज। कौन से चैप्टर को कितना टाइम लगना चाहिए। हेलो दोस्तों, विजय साडा दिस साइड। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम आपके सेल्फ स्टडी के लिए लगना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर टॉपिक डीटी। तो डीटी में कौन से चैप्टर को कितना टाइम लगना चाहिए रफली। ये जो टाइम लिमिट बता रहा हूं, ये मैं एक जनरल टाइम लिमिट बता रहा हूं कि आप कितने दिन में रिवाइज करेंगे। मैं अज्यूम करके चलता हूं कि यहां से 63 डेज रिमेन इन द एग्जामिनेशन, तो आपका कितना टाइम रिवाइज हो सकता है उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूं। नवंबर 23 वालों के लिए सेपरेटली आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कितने चैप्टर को कितना टाइम लगना चाहिए और काय से पढ़ सकते हैं आप, राइट।
पढ़ने के लिए तो मेरे हिसाब से आप बड़े आसानी से या तो डीटी के चार्ट्स यूज कर सकते हैं या तो डीटी का फास्टैग बुक यूज कर सकते हैं, ये दो चीजें। और क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग के लिए डीटी का क्वेश्चनर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, वो आप कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बेसिक। बेसिक के अंदर में अगर आपको याद हो तो मैंने एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी दे दिया है। एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो हार्डली 1 to 1.5 आवर्स आपको लगने चाहिए, इंक्लूडिंग टैक्स कैलकुलेशन में, हर एक चीज को एक एक सम को देते हुए। ठीक है। दूसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट। अच्छा, ये जो मैं टाइम लिमिट आपको दे रहा हूं, हाफ एन आवर इधर उधर चल सकता है, ये बात समझ के चलना, बट ये इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं 2 आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर इनकम, हार्डली 15 to 20 मिनट्स बहुत हो गए इस टॉपिक के लिए। चौथा आ रहा है सैलरी। सैलरी आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है 3 से 3.5 घंटे के अंदर में, जिसका सीक्वेंस बड़ा सिंपल होगा। पहले आप परक्विजिट्स में जाएंगे, फिर आप डिडक्शन में जाएंगे, फिर आप अलाउंस में जाएंगे, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट में आएंगे, फिर बेसिक में आएंगे। यस। 5, इसके बाद आता है एचपी। एचपी के लिए आपका 2 से 3 घंटे का टाइम बहुत हो गया। मेजरली आपको जो फोकस करना होता है एलओपी विथ वैकेंसी, आईओबीसी एंड को ओनरशिप वाले कंसेप्ट पे है भाई साहब। पीजीबीपी, पीजीबीपी को 4 से 5 घंटा बहुत हो गया, 4 से 5 घंटा बहुत हो गया, क्योंकि कुछ ही सेक्शन है जो बड़े हैं, बाकी सेक्शन बहुत छोटे से हैं। आपने फास्टैग देखा होगा जो पूरा का पूरा फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर में अपन ने कंप्लीट किया हुआ है। आई गेस 4 से 4.5 घंटे के अंदर में पूरा कंप्लीटेड है। इसके बाद में आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को 3 से 4 घंटे बहुत हो गए, इससे ऊपर आपका टाइम नहीं लगना चाहिए कैपिटल गेन के अंदर में। शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत एग्जम्पशन से कर लीजिए, फिर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन पे चल जाइए, फिर स्पेशल ट्रांजैक्शंस पे जाइए। 8 IFOS 1 to 1.5 आवर्स बहुत हो गए। लॉजिकली पढ़ने लायक 3 ही चीजें हैं, गिफ्ट, डिविडेंड एंड कैजुअल इनकम। 9th अगर मैं बात करूं क्लबिंग, आई गेस 20 मिनट्स बहुत हो गए पूरे क्लबिंग को रिवाइज करने के लिए। 10th मैं बात कर रहा हूं सेट ऑफ, बहुत हो गया 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर में आप पूरा सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड सब आराम से निपटा देते हो। 11th डिडक्शन। डिडक्शंस के लिए सर 1 to 1.5 आवर बहुत हो गए आपका पूरा का पूरा डिडक्शंस कंप्लीट करने के लिए। याद रखें टाइम सेव करने के लिए पहले सी डी JJA बड़े वाले पहले ले, ATG ये पहले ले ले। 12th डिडक्शंस के बाद आता है आपका एग्जम्पशन। एग्जम्पशन के लिए आप हार्डली 20 मिनट्स देंगे, उससे ऊपर नहीं। 13th AMT हार्डली 20 मिनट्स देंगे, उससे ऊपर नहीं। 14th अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 20 मिनट्स। आई होप आप समझ रहे हैं कि आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। यस। देन TDS। TDS के अंदर में अगर हम बात करें, TDS डू टेक टाइम, इट हैज टू बी डन विद इन 3 to 4 आवर्स। इट डू टेक्स टाइम, तो अपने टाइम लिमिट्स को वैसे मैनेज करके चलिएगा ताकि आपको आराम से ये चीज कंप्लीट करते जमे। तो ये फटाफट रिवाइज कर सकते हो, डीटी चार्ट से रिवाइज कर सकते हो, डीटी फास्टैग बुक से रिवाइज कर सकते हो। देन ROI की अगर मैं बात करूं, ROI की अगर मैं बात करूं तो इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स टू रिवाइज योर ROI बिकॉज ऑफ दी नए रिटर्न किनको भरना है उनको याद करना पड़ेगा, अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न। देन 7th की अगर मैं बात करूं एडवांस टैक्स, बराबर है। एडवांस टैक्स की अगर मैं बात करूं बहुत हो गया, 20 to 25 मिनट्स के अंदर में आप रिवाइज कर देंगे। पहले 234 BNC वाला कंसेप्ट उठाए, 234 BNC वाला कंसेप्ट उठाए, फिर एडवांस टैक्स इस पे जरूरी है वो वाला कंसेप्ट उठाए। यस। 18th में आपका आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बिलीव मी आपको सबसे ज्यादा टाइम यहां देना है, यहां से आपको 7 से 8 घंटे देना है, एंड दैट टू प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देना है। यस। 7 से 8 घंटे आपको यहां पे देना है और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको देना है। यस और नो, राइट। तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी। इतना टाइम आपको लग सकता है, हाफ एन आवर हियर एंड देयर, बट ट्राई कीजिए इसके अंदर में ही आप कंप्लीट कर लें अपने रिवीजन वाले पार्ट को। इज दैट डन? थैंक यू सो मच। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, हाउ टू रिवाइज टैक्सेशन बिफोर एग्जाम। यस, हाउ टू रिवाइज टैक्सेशन बिफोर एग्जाम। क्या हुआ? हाउ टू
रिवाइज टैक्स बिफोर एग्जाम डे। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रिवाइज टैक्स बिफोर एग्जाम। सो जैसे आप अपना पेपर देके आएंगे, किसका? आपके फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्टिंग का, इसके बाद आपको एटलीस्ट मिनिमम में 1.5 डे मिलता है, और एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से हो सकता है आपको एक एडिशनल ग्रेस डे मिल जाए। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर पहले क्या पढ़ो, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज कर लीजिए आप कॉस्टिंग पेपर से आए, कितने बजे आ सकते हैं आप? सपोज करके चलता हूं मैं 7 पीएम आप जो भी ट्रैवल कर रहे होंगे उसको पकड़ करके, या पढ़ाई का मूड आते ही तुरंत होता नहीं हमारे जीवन में। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप 7 बजे पढ़ने बैठे इवनिंग के अंदर में, पेपर देते ही 5 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ने मत बैठना, पहले जाना कुछ खावा लेना, और प्लीज मेक श्योर आप शाम में 7 बजे से पहले खा ले, क्योंकि आपको रात में 11 बजे फिर एक बार भूख लगेगी। ठीक है, तो 7 बजे से पहले पेट भर के खा लेना। 7 बजे से लेकर के आपने मेक श्योर करना है 9:30 बजे तक के जीएसटी के लास्ट वाले टॉपिक हो जाए। जीएसटी के लास्ट वाले टॉपिक मतलब कौन से हो गए? रिटर्न हो गया, इनवॉइस हो गया, वो जो लास्ट वाले टॉपिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के आगे के सारे टॉपिक, यस, वो सारे आपको कंप्लीट कर देने। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जीएसटी का पेपर वो आगे वाली चीजों पे बेस्ड होता है, पर प्रॉब्लम क्या होता है, हम जीएसटी के इनिशियल पढ़ते रहते हैं तो वो टॉपिक कभी पढ़ के ही नहीं होते। प्लीज डू दिस थिंग कि आप वो कंप्लीट कर लें। आपका टारगेट रहेगा जिस दिन आप कॉस्टिंग लेके आएंगे उसी रात, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, आपको आपका जीएसटी खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है आपका मैक्सिमम टाइम जो यूज होने वाला है वो डीटी के लिए यूज होने वाला है। बच्चे मैक्सिमम गलती ये करते, वो आते ही डीटी पे भिड़ते, बोलते हैं सिलेबस बड़ा है। ये गलती मत करो, 40 मार्क जीएसटी से आने वाले हैं, ठीक है? पहले जीएसटी का पोर्शन कंप्लीट करो। अच्छा, 7 से 9:30 के बीच में जीएसटी के लास्ट टॉपिक आराम से हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूं वो रिटर्न भरना, इनवॉइसिंग देना, वो वाला पार्ट आराम से खत्म होता। 9:30 से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आप एक ब्रेक ले सकते हैं, राइट? ये ब्रेक खाने का ब्रेक हो सकता है, या तो फिर सिर्फ ब्रेक ले लेना स्टडी से। वापस आप 10:30 बजे से बैठेंगे, वापस आप 10:30 बजे से बैठेंगे, एंड मेक श्योर कि आप रात में 1 बजे तक बैठे। आप थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं, जबरदस्ती स्ट्रेच मत करना, मोबाइल देखते बैठे हो, ये देखते बैठे हो, नहीं। ईमानदारी से इफेक्टिव स्टडी वाला आपका ये टाइम होना चाहिए। इस टाइम पे आपका जीएसटी कंप्लीट होना चाहिए। द लास्ट टॉपिक यू शुड रीड इज जीएसटी का चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एटसेट्रा एटसेट्रा वाला। वो सबसे आखिरी में, नहीं मिला एग्जाम से 15 मिनट पहले पढ़ेंगे, पढ़ना ही मत। समझ आ रही है बात? सीधा कहां से चालू करना आपने? सर्विसेज से एंड उसके इनपुट सप्लाई से। सर्विसेज, इनपुट, सप्लाई, एंड कौन सी चीज इनपुट में आती, कौन सी चीज इनपुट में नहीं आती, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे फोकस करना। अगले दिन ट्राई करो सुबह 6 PM को उठने का, 6 बजे उठने का ट्राई करो, क्योंकि देख तेरे पास समय कम है, तू दोपहर में एक पावर नैप का मेरे को टाइम देना है। ट्राई करो सुबह 6 से 6:30 के बजे बीच में उठ सको, एंड 6 से लेकर 8:30 बजे तक के अगर आपका जीएसटी का कोई पार्ट रिमेनिंग है तो ये 2 घंटे के अंदर में आप जीएसटी का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये आपको तुरंत कॉन्फिडेंस दे देगा। यहां पे अगर आपका कोई पार्ट कंप्लीट नहीं है तो मेक श्योर आप जीएसटी के अमेंडमेंट कर ले विद रिस्पेक्टिव जीएसटी फैकल्टी, जो भी आपके होंगे आप उनके साथ जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर कंप्लीट कर ले। उनने ऑब्वियस है ये डाला ही होगा। लास्ट डे पे ये गलती मत करें कि 1 डे रिवीजन देखने बैठे हो, ये गलती बिल्कुल मत करना, ना मेरे लेक्चर के साथ करना है। कोई भी टीचर जो आपकी हेल्प कर रहा है ना, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप लास्ट डे पे हमारे लेक्चर वापस देखते बैठो। आपका सेल्फ स्टडी कभी नहीं हो पाएगा। सो इट्स नॉट अ लास्ट डे कंसेप्ट। लास्ट डे पे आपने सिर्फ अपना ही पढ़ना है, किसी का भी कुछ भी हो जाए। मान लो मैं खुद भी अगर आपका यूट्यूब पे आ जाऊं कि चलो बच्चों लास्ट डे में आपका रिवीजन करवा रहा हूं, कुछ काम का नहीं है। ये एकदम एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं, और मेरा दिल भी कह रहा है, आप भी समझेंगे। हमें कुछ बच्चों के लिए ये आना पड़ता है। एज ए टीचर आप मेरी बात समझिए, हमें कुछ बच्चों के लिए आना पड़ता है जो एकदम एंजाइटी में आ जाता है कि अब मेरे से क्या होगा, या कॉस्टिंग का इतना भयानक पेपर हो जाता है कि वो खुद से होकर पढ़ ही नहीं सकता, तो वो उस केस में हमको उन बच्चों के लिए आना पड़ता है। बट इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, प्लीज ये मत करना। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद हो सकता है लास्ट डे पेपर के दिन आपके पास में खड़ा दिखूं, यूट्यूब के ऊपर लाइव दिखूं, आने का नहीं, अनलेस एंड अनटिल तुमको कोई पॉइंट होगा। तो 8:30 बजे से लेकर के फिर आप एक ब्रेक लेंगे, बराबर है? इसमें आपका नहाना धोना कंप्लीट हो जाना चाहिए, नाश्ता वाला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपके कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मेक श्योर आपका आरओआई कंप्लीट हो जाए, आपका टीडीएस कंप्लीट हो जाए,
आपका एडवांस टैक्स कंप्लीट हो जाए, आपका एएमटी कंप्लीट हो जाए, आपका क्लबिंग कंप्लीट हो जाए, आपका सेट ऑफ कंप्लीट हो जाए, आराम से हो सकता है। दिस विल गिव यू मच मोर कॉन्फिडेंस। ये 3-3.5 घंटे में एक ही बड़ा टॉपिक बीच में डाला है अपन ने, वो है टीडीएस। पर 3 घंटा आप टीडीएस नहीं पढ़ेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिस्ट निकाल करके दे दी, एबीसी एनालिसिस दे दिया, क्या पढ़ना है। ये टॉपिक दन 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 कंप्लीट करना, हर एक टॉपिक के 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करना, ईमानदारी से सॉल्व करना, सॉल्व नहीं तो एटलीस्ट ऑडिट तो भी करना कैलकुलेट करके कि क्या आना चाहिए। आप 12:30 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे तक का ब्रेक लेंगे। ये वो टाइम है जो आपको हैबिट है इस टाइम पे खाना खाने की, चाहे आप जब क्लास में थे तब भी और क्लास के बाद भी। तो ये वो टाइम है, ये टाइम बेस्ट रहेगा फूड के लिए, नहीं तो पेट भूख भूख करता रहेगा आने का। और तुरंत आपने बढ़ने का किसके ऊपर, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स के ऊपर। ये खाने के बाद के ऐसे टॉपिक रहेंगे जो तुमको सोने नहीं देंगे। एंड दिस विल गो टिल ये, और इसी के साथ IFOS भी पढ़ देना, इसी के साथ HP भी पढ़ देना। दिस शुड गो बाय 6 PM। दिस शुड गो बाय 6 PM। प्लीज डोंट टेक HP एंड IFOS, 2 बड़े टॉपिक के बीच में HP एंड IFOS को डालने का, मतलब पीजीबीपी लेने का, IFOS डालने का, कैपिटल गेन लेने का, HP डाल देने का, बराबर है। 6 से 7 बजे के बीच में फिर एक बार ब्रेक लेना, 6 से 7 बजे के बीच में फिर एक बार ब्रेक लेना, 7 बजे फिर पढ़ने बैठना, 7 बजे फिर पढ़ने बैठना। इस बार जो टॉपिक आप उठाएंगे वो अगेन छोटे टॉपिक्स होंगे, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर बेसिक, रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर बेसिक, और कोई छोटा टॉपिक बचा होगा वो भी। दिस विल गो टिल 9 PM, बराबर है। 9 से 10 आप फिर ब्रेक लेंगे, 9 से 10 आप फिर ब्रेक लेंगे, ये आपके खाने का टाइम होगा। 10 बजे से लेकर के यू हैव टू सिट 12:30 to 1, यहां आपका सैलरी कवर होगा। भरपूर टाइम मिलता बड़े टॉपिक के लिए, प्लस अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, भरपूर टाइम मिलता। अगर आप देखेंगे इसमें 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता, आगे पीछे हो सकता, आप कितने जल्दी अपनी चीजों को एडजस्ट करते हो उस हिसाब से। जीएसटी आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, या आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। कोई भी हाल में 1 बजे से ऊपर रात में जगना मत, क्योंकि अगले दिन के लिए नींद और माइंड फ्रेश डीटी के पेपर में होना बहुत जरूरी है। शायद ये आखिरी पेपर होगा, जिसने आपको निकाल दिया तो पूरा ग्रुप खींच के बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगले दिन सुबेरे प्लीज 7 से पहले मत उठना, आराम से आपका सब्सटैंशियल पोर्शन कवर हो चुका है। 7 से लेके 8 बजे तक के मेक श्योर यू रीड आरटीपी, क्योंकि आरटीपी से कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन एज इट इज आ जाता। सो 7 से 8 या बहुत हो गया 8:30 बजे तक के, 8:30 बजे 15-20 मिनट का एक ब्रेक लेना, जिसमें आप नाश्ता वगैरह एटसेट्रा सारी चीजें करके आओ। 8:45 को आप वापस बैठेंगे, 8:45 को आप वापस बैठेंगे से लेकर के 10:30 तक के जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर एंड डीटी का अमेंडमेंट लेक्चर 2 की स्पीड में देखना। इट शुड बी इनटू 2x स्पीड। वैसे आपने सारी चीजें अमेंडेड ही पढ़ी होती है, लेकिन एक बार ये अमेंडमेंट आपको याद होनी चाहिए, तो ये अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना, काम खत्म। अमेंडमेंट लेक्चर अगर मान लो आपको ऑलरेडी क्लियर है, सारे अमेंडमेंट क्लियर है, तो एमटीपी उठाना। अगर ये नहीं करना है तो इसके ऑप्शन में है एमटीपी, एमटीपी के क्वेश्चन उठाना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन एमटीपी से भी फंस जाता, ठीक है। 10:30 बजे के बाद आप आराम से ब्रेक लेंगे खाना खाने के लिए। आप आराम से ब्रेक लेंगे किस चीज के लिए? खाना खाने के लिए। आप 40-45 मिनट्स आराम से लो खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको 5 बजे तक टिकना है, तो अच्छे से खाना खाना और इसी टाइम पे खाना खा लेना। आप 1 बजे खाना खाओगे तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि फिर पेपर में मेक श्योर ये गलती आप ना करें। 11 से लेकर के अंडरस्टैंड 11 से लेके 12 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड जीएसटी के कंबाइंड प्रॉब्लम ऑडिट करने हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जीएसटी के कंबाइंड प्रॉब्लम ऑडिट करने हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो। आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, क्वेश्चंस देख लेना, काम खत्म। बराबर है। 12 के आगे ना आप पढ़ेंगे ना आपसे पढ़ के होगा, ना आप पढ़ोगे ना आपसे पढ़ के होगा, ना पढ़ना चाहिए। आपने सब कुछ किया हुआ होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर पहले डीटी सॉल्व करें कि पहले जीएसटी सॉल्व करें? जो इजी है वो।
कुछ बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखें। पार्ट ए इज फॉर डीटी एंड पार्ट बी इज फॉर जीएसटी। ये गड़बड़ बिल्कुल मत करें, पिछले बार हो सकता है आपकी गड़बड़ हो, डीटी में जीएसटी, जीएसटी में डीटी। ये गड़बड़ बिल्कुल ना करें। या तो पहले पूरा जीएसटी खोल खाल के बाजू कर दे, या तो पूरा डीटी खोल खाल के बाजू कर दे। यस, डीटी के अंदर में अगर मैं बात करूं, डीटी के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ ले, हो सकता है वो बहुत इजी हो सकता है वो बहुत हार्ड हो, पर अटेम्प्ट ही मत करना। ऑलवेज पहले 2, 3, 4 में से कोई भी 2 सॉल्व करके बाजू कर देना। दिस विल सेव योर मैक्स टाइम। ये आपका मैक्स टाइम बचा देगा। सर क्यों? एक बड़े प्रॉब्लम 1-1.5 घंटा खा जाता है। ये करो ही मत। पहले 40 खींच के आओ। याद रखो अपन एवरेज बच्चे हैं, पहले खींचना 40। वो सारे डीटीएन जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करना जो एटलीस्ट पहले 40 खींच दे। 40 के बाद सिर्फ 10 की जंग लड़ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन उठाना जो अगले 10 सिर्फ दे दे, सिर्फ अगले 10 दे दे। मतलब अपन क्या करते, पूरा 100 अचीव करने की कोशिश करते। बड़े पहाड़ एक सांस में नहीं अचीव किए जाते। पहली जंग 40 की, पहले ऐसे क्वेश्चन उठाना जो 40 मार्क ला कर दे कि 40 तो आएंगे ही आएंगे साले को। इसके बाद सिर्फ 10 की जंग लड़ना कि ऐसा क्वेश्चन उठाना जो मेरे को सिर्फ 10 दे दे, या 10 में से एटलीस्ट 5 तो भी दे दे। फिर और 10 की जंग लड़ना 60 की, बराबर है। 60 तक के पेपर में बिल्कुल आराम से रोहित शर्मा, और 60 के बाद हार्दिक पांड्या या तो तेजस्वी सूर्या, जिधर मिले उधर। ये सुनो, सूर्य कुमार बिंदास बन जाने का और जिधर मिले फिर उधर डालने का, टेंशन नहीं लेने का। लास्ट चीज याद रखें, द लास्ट थिंग यू शुड डू इन डीटी इज द बिग क्वेश्चन। तुम्हारे पास टाइम बच गया तो पहले सब निपटा देने का, उसके बाद भरपूर टाइम रहता उस चीज को देखने का। बेसिक गलती, वो बड़ी चीज देख के हम डर जाते हैं। गलती मत करो, बिंदास पेपर आया ऐसा टर्न कर देने का। फर्स्ट थिंग, पेपर आया देखने का नहीं क्या दिया है अच्छा। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख के भी कोई लॉजिक नहीं है, उसका आंसर बहुत क्लियर है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। देखने का ही नहीं, आसान आया भारी आया क्या आया, बाजू पहले छोटी चीजें, बाद में जाएंगे उधर आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड दैट्स इट। हाँ सर, एमसीक्यू का क्या करना, वो इसी के पार्ट है, अंडरस्टैंड, वो अलग से नहीं है, वो इसी का पार्ट है। मैं आपसे कहूंगा पहले एमसीक्यू भी मत करो, पहले ये जाकर के शॉर्ट 40 लेके आओ। एमसीक्यू को पढ़ने को तुमको टाइम लग जाता उधर। तुम बेसिक गलती क्या करते, एमसीक्यू को पढ़ने को टाइम लगा देते। अरे एमसीक्यू पढ़ना क्या है तेरे को, इमीडिएटली बड़ा क्वेश्चन और एमसीक्यू पहले बाजू रख। तेरे को पता है ना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर में तेरे को जो मिलेगा ये शॉर्ट मिलेगा, पहले ये लेके आ जा। हो सकता क्वेश्चन पेपर देख करके आपको घंटे समझ में नहीं आ रहा है क्या पेपर, क्योंकि उस टाइम पे भयानक एनेक्सिटी होती है। देख पिछले 2 बार से ना टैक्स की मार रहे हैं, मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भैया इस बार थोड़ा सा तुम्हारी जो जाएगी वो या तो लॉ में जाएगी या तो कॉस्टिंग में जाएगी। नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, या तो अकाउंट्स भी हो सकता है, क्योंकि हुआ क्या है पता है क्या, पिछले बार अकाउंट्स 2 भयानक था और इधर जीएसटी के पहले वाले अटेम्प्ट में डीटी। तो अब तुम्हारा या तो लॉ बचता है या तो कॉस्टिंग बचता है, जिसमें तुम्हारी ग्रुप 1 में बैंड बजेगी। ग्रुप 2 में कंफर्म ईआईएस, ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि वो ऐसी टफ है। दूसरा है ईआईएस और तीसरा है एफएम का इको वाला पार्ट। आप देखो पिछले 2 बार से जो एफएम का इको वाला पार्ट है ना, उसमें पूरे के पूरे प्रैक्टिकल आ रहे हैं। आदमी खुद परेशान है जीवन में करना क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल उसने सॉल्व ही नहीं किया। थ्योरी समझ के अपन ने तो खुद ही लेक्चर को ऑफ दिए हुए थे, याद है, मास्टर ने दिए नहीं दिया, अपन ने तो कंफर्म दे दिया इकोनॉमिक्स है। आप वो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये सुनो। तो ये चीजें आपको करनी है। एक बात याद रखो, डोंट पैनिक। पेपर बहुत ज्यादा इजी है, तुरंत सॉल्व मत करके बैठ जाना, बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए। देखो एक पॉइंट ना सबके लाइफ में आता है, और वो एक पॉइंट ये है कि पेपर को देखते ही आप अचानक पानी पानी हो गए, अचानक हाथ पांव ठंडे, और कुछ समझ में नहीं आता जीवन में चल क्या रहा। दूसरे रहते मेरे जैसे, इतना थर्ड क्लास सेंटर मिलता और पसीना ही चालू रहता। बहुत गर्मी होती भाई मेरे को, पसीना ही चालू रहता, इधर से सीधा पेपर पे।
समझ में आ रही बात? पता चला सामने वाले को पेपर दे रहे हो पूरा धुला हुआ। रिलैक्स। बहुत ज्यादा पेपर टफ आ जाए या बहुत ज्यादा इजी भी आ जाए, प्लीज पेन नीचे रखो, अपने आप को पहले काम डाउन करो। 10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे पेपर की बजाने से बेटर। प्लीज हैव टाइम। 1.8 मिनट इज पर मार्क। काय म्हणतो मी? 1.8 मिनट इज फॉर पर मार्क। इस कैलकुलेशन को गलती से में मत भूलना। डोंट लिव इन अ अजम्पशन 80 का सॉल्व करके आ गए 40 तो मिल ही जाएंगे। आप समझ चुके होंगे बेहतरीन तरीके से अब तक, है ना? 40 100 में से आते हैं, 80 में से नहीं। और बिल्कुल इस अजम्पशन में मत रहना कि तुमने जो सॉल्व किया वो सही है। समझ आ रही बात? 3 बेसिक गलतियां जो आप करते हैं, बाहर आने के बाद दोस्त से डिस्कस। ये पहले अटेम्प्ट में धुल जाता है, बाहर आके कुछ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा अजम्पशन और उसका अजम्पशन 1% भी इधर उधर रहा, अगले पेपर की ऐसी तैसी हो जाती। तुम्हारा काम बड़ा सिंपल है, आना, पेपर देना, चले जाना। भगवान से दुआ करो तुम्हारा यार और प्यार पेपर में तुम्हारे आसपास में ना बैठे, वो हॉल में और सेंटर में ही ना हो, ना हॉल में रहे ना सेंटर में रहे, कभी भी बेटर। समझ आ रही है बात? फिर भी रहे तो इट्स ओके, बाजू करना और पेपर चालू कर देना। याद रखें कुछ गलतियां जो बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले वहां जाओ और सामने टिक करो, क्योंकि बच्चों सॉल्व तो करते सामने टिक नहीं रहता, एग्जामिनर मार्क नहीं देता। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, रिसेंटली मैंने 2-3 पेपर को एनालाइज किया, बच्चे जो मेरे पास लेके आए, पूरा आंसर मैचिंग, मार्क्स ही नहीं मिले। बेसिक गलती क्या हुई? क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, ये इधर लिखने का नहीं है। पूरे पैसे दिए तुमने और 2-3 की तो फाड़ी देने का उधर सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, भरपूर पैसे दिए, भरपूर इस्तेमाल करने का। इस तरीके से लिखने पे चीजें मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। प्लीज प्रिपेयर वर्किंग नोट एंड अजम्पशन वेर एवर नेसेसरी। समझ में आ रही बात? इतनी चीजें हैं। कल से चालू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आई कंक्लूड द फास्ट ट्रैक एंड विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर पार्ट। बाय बोलो बच्चों।